रावण गरीब भोला गांव की बंजर जमीन छोड़ परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर रुख करता है। पत्नी शीला और 3 मासूम बच्चों के साथ वह बम्बई जैसे बड़े शहर में चला आता है, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है। सदियों से चली आ रही जिम्मेदार की गुलामी की जंजीरों से वह खुद को और अपने परिवार को आज़ाद कर लेना चाहता है। मुंबई जैसे महानगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पर बहुत भरोसा है, जिसके सहारे वह गांव छोड़ शहर चला आया है। यहाँ उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया है। वह बहुत खुश है, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए उसके मित्र की सलाह पर ही शीला को भी ठेकेदार मजदूरी का काम दे देता है। बच्चों के स्कूल में भी अभी वक्त लगेगा, इसलिए पास की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 1 महीने बीतने को आया। भोला और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन भोला को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत की दावत करने पर ही ठेकेदार ने 1 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन 1 दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन भोला ने उठने की लाख कोशिश की, मगर सब प्रयास विफल रहे। शीला ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वह भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वह भोला के हिस्से का काम भी करेगी और उसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूर शीला को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। भोला की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें ना थी। उधर ठेकेदार शीला से दिन रात काम करवाता। एक दिन शीला की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि वह अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे झोपड़े में आकर तुम्हारे और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। शीला अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठा जाती हुई शीला के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वह भोला के झोपड़े के अंदर जा पहुंचा। उसने भोला से बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा और शीला के गुस्से को भी शांत किया। दिन में उसे ए या चिल्लाकर शीला संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। शीला भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में भोला से कहता है, तो भोला ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं, फिर भी भोला ठेकेदार से प्रसन्न हो उसके पैर छूता है। ये देख ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। भोला हैरान होकर उसे देखता है और हाथ में रखी पुड़िया को उल्ट पुल्ट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है? अगले दिन भोला में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। भोला सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने ठेकेदार का सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि शीला द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वह शीला को भी शामिल कर लेना चाहता था, लेकिन शीला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते होते भोला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से आ घेरा। उसकी
पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। भोला कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया था और इधर उसके इंतज़ार में नज़रें बिछाए धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। भोला काम छोड़ ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो भोला, इस महंगाई के ज़माने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। इस बीच भोला बड़ी विनम्रता से उसे देखता रहता है। ठेकेदार अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, फिर भी ना जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है शीला भाभी, मुझसे खफा रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत यो ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर भोला खुश होते हुए कहता है, नादान है, थोड़ी सरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी। आप नाराज़ ना हो, कहकर भोला अपने काम में जुट जाता है और शीला भी अपना काम बखूबी निपटा रही है। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब भोला पर तेज धूप या बारिश का कोई असर न होता। उसके काम में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती। इस बीच वह शीला को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करवाता रहता, जिसका असर शीला पर थोड़ा बहुत हो भी चुका है। अब शीला आराम से ठेकेदार की बात का जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती। लेकिन ठेकेदार उसे बात बेबात डांटता ही रहता। शीला को बुरा भी लगता, लेकिन वह हंसकर टाल जाती। 1 महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन है। भोला को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली है। भोला ने हैरान होकर प्रश्न भरी नज़रों से ठेकेदार की ओर देखा तो ठेकेदार ने कहा कि ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़ी ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्ही को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था भोला ने। पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। शीला की पगार से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। नहीं, मैं ठेकेदार से अवश्य बात करूंगा, वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को ज़रूर समझेगा। ये सोचकर वह ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा बच्चों को पढ़ाकर, कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। काम तो अंत में अपने ये 2 हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा, इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भोला अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार भोला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूं, लेकिन सोच रहा हूं कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। भोला हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूँगा और आपकी उधारी चुकता कर दूँगा। बस मेरे महेश का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहे तो मैं अलग से और काम करने को भी तैयार हूँ। भोला ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं रे भोला, तुम कितना काम करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम शीला से कह शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ अन्य छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूँगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है, बोलकर भोला घर की तरफ चल दिया और वहाँ पहुँचकर सारी बात शीला को बता दी। पहले तो शीला का मन नहीं माना, लेकिन फिर महेश का सोचकर उसने ये काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज़ शीला दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती। रात के 11-12 बजे थक कर घर आती और सो जाती।
उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता कि एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाएं ने वातावरण को सुहावना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए शीला ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्दी से वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था। वह भी नशे में मस्त। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। शीला उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ बढ़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। शीला काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयानक बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वह किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। शीला ने विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते, तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। शीला रोने लगी। अरे आप रोने लगी? अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया। चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से शीला ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी ना लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई हमदम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वह ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद शीला चाय बनाकर ले आई। अरे, इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्कुट भी ले आती तो अच्छा होता। शीला चाय वहीं रखकर किचन से बिस्कुट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वह कप उठा लेती है जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसके लिए रख दिया गया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आती हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आँख खुली तो दिन का उजाला उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और वह अपने अस्त व्यस्त कपड़े के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपने झोपड़े की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वह सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वह झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। भोला भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। भोला तैयार हो गया लेकिन शीला ज्यों की त्यों बैठी रही। भोला के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज शीला काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में भोला से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना चाहती है। भोला ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज़्यादा बात नहीं की उसने, कहकर भोला अपने काम में जुट गया। शीला का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उसके झोपड़े पे आया और ये बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। ये कहकर वह व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब भोला घर पर आया तो उसने भी ये सब बात दोहराई। वह बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया कि इन सब पर 25,000 रुपये खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। कुछ सोचते हुए बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। शीला ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर न की। उसका मन बेहद उदास था।
वह भोला के कंधे से लगकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा ना कर सकी। अगले दिन शीला फिर से काम पर नहीं गई। वह ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब यह बात उसने भोला से कही तो वह कुछ शक पका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। ना जाने उसे क्या हो गया है साहब, वह कभी ऐसा ना थी। दिन या रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है वो। तबीयत ठीक नहीं क्या? कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। भोला ने निराश से सर हिला दिया। तो ऐसा कर भोला, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और शीला को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे भोला, तू भी सच में काहे भोला है? ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना? बात भोला की समझ में आ गई थी। भोला ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर तक उसे शीला में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब शीला भी भोला की तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वह अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें ठेकेदार के द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर, ऊपर से महेश के एडमिशन के पैसे काटकर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। शीला को ठेकेदार जब भी चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमता अनुसार काम लिया जाता। भोला और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वह ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वह नाक के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती थी। एक शाम भोला अपने चौपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जिम्मेदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वह बिन पैसे भी ठेकेदार की चकारी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वह अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखे के फूटने की आवाज़ आ रही है। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो ना बाहर देखो, रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। भोला एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर भोला अपनी आंख में आए आंसू पोंछता है।